सो मैम लास्ट क्लास में बच्चों हमने हिटलर के बारे में पढ़ा। हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या किया ये हमने पढ़ा। फिर हमने ये देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के ऊपर सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में के बाद जर्मनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हुआ जो हिटलर ने किया वो शुरू कहाँ से हुआ। तो उसके लिए हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने देखा कि दो तरफ एलाइज और एक्सिस, दो पावर्स जो आपस में लड़े और एलाइज जीत गए और एक्सिस यानी जर्मनी हार गए। और जो हार का पूरा क्लॉज है, गिल्ट क्लॉज, यानी जो हार का पूरा वॉर गिल्ट क्लॉज, पूरा जो बोझ है वो जर्मनी के सर पे रखा गया। बहुत सारा उसका रिसोर्स मिनरल्स वगैरह छीन लिए गए, उसकी आर्मी रखने के लिए ना रखने के लिए उसे मजबूर किया गया और जर्मनी को एक तरह से वॉर के लिए जिम्मेदार उसको ही बनाया गया। और इस वजह से उन लोगों को के यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, इकोनॉमिक सोशल प्रॉब्लम, उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ा, प्लस उनके कंट्री में रिसोर्सेज कम हो गए, खाने की दिक्कतें होने लगी। और दैट्स हाउ धीरे 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 जर्मन्स के अंदर वो एक गुस्सा भरते गया जो एंड में वर्ल्ड वॉर 2 की तरह हमारे सामने आ गया। ठीक है, पूछ रहे थे कुछ प्रत्युष? यस मैम। मैम नाजिस्ट के बारे में एक बार दोबारा बता दीजिए। बता। मैम वो मैंने ऐप पे रिकॉर्डिंग के लिए देखा था, पर मैम वहाँ पे रिकॉर्डिंग मिली नहीं थी इस क्लास की। इस क्लास की रिकॉर्डिंग आज बीच में एक्चुअली रिवीजन क्लास की वजह से रिकॉर्डिंग हो नहीं रही थी। एक क्लास इसकी हुई है, इसकी मैं आज बताऊंगी। ओके मैम। ओके, सो द इफेक्ट्स ऑफ वॉर। उसके पहले नाजी फिर से बता देती हूँ। अभी तक हमने इस क्लास में केवल दो ही चीजें पढ़ी है, अगर तुम फिर से सुन लो। हमने ये पढ़ा है कि जर्मन्स में एक तरह की थिंकिंग है, वो एक तरह की कुछ चीजें सोचते हैं और जो थिंकिंग है उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको बोलते हैं नाजी। नाजी नाजी एक टर्म है जो जर्मन रेस के लिए यूज होता है, लेकिन केवल जर्मन्स के, केवल उनकी रेस को दिखाने के लिए यूज नहीं होता है, उनके घमंड के लिए, उनके प्राइड के लिए यूज होता है। तो नाजी वो लोग हैं जो जर्मन्स तो है ही, बट एट द सेम टाइम वो जर्मन्स को कास्ट सोशल हायरार्की में ऊपर मानते हैं। जर्मन्स को वो दूसरी कम्युनिटीज से ऊपर मानते हैं, चाहे वो जिप्सी हो, चाहे वो पॉलिश सिटीजन हो, चाहे वो जूस हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, सबसे ऊपर वो जर्मन्स को मानते हैं और बाकी लोगों को वो अपने से नीचे देखते हैं। तो नाजी एक ऐसी थिंकिंग है जो जर्मनी को आगे बढ़ाने में बिलीव करती है, लेकिन उसके साथ बाकी सारे लोगों को इक्वालिटी को देने के लिए कभी रेडी नहीं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो सब देख लिया है जिससे उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया ऑलमोस्ट उनके अगेंस्ट है। सो दे हैव टू बी टुगेदर टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। करेक्ट? तो उनको एक साथ आना पड़ेगा, तब जाकर के वो एक बड़ा कंट्री बनाएंगे, एक मजबूत कंट्री बनाएंगे, ताकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब वो हारे थे तो उनके साथ जो बुरा बुरा किया गया, उनका रिसोर्स छीन लिया, मिनरल्स, आर्मी, सब कुछ जो भी उनका ले लिया गया, तो उसके लिए वो अब नाजी नाजी को सपोर्ट करके एक साथ रहना चाहते हैं। और ये वो करेंगे कैसे? सबको नाजी की फिलॉसफी में यकीन दिला के, अरे यार तुम तो जर्मनी की तरफ हो, तुम जूस तो देखो, जूस ने तो हमारा पूरा बैंक वगैरह भी उनके कंट्रोल में रहती है, जॉब भी उनके कंट्रोल में रहती है। तो धीरे धीरे नाजी जो लोग हैं वो कॉमन लोगों को भड़काने लगे, उनको अपनी तरफ करने की कोशिश करने लगे और एक तरह से जो भी प्रोमिनेंट अलग तरह की कम्युनिटीज में रहती थी, जैसे पॉलिश, जिप्सीज, उनके अगेंस्ट उन्हें भरने, क्योंकि उनको लगता था कि नाजी एक जर्मन एक साथ रहनी चाहिए और सारे रिसोर्स जर्मन अकेले यूज करें। इस तरह की थिंकिंग नाजी थी। और नाजी एक तरह की नेगेटिव थिंकिंग है जो कि अपनों को बड़ा और दूसरों को छोटा मानती है और वो बहुत एक्सट्रीम मेजर्स अपनाते हैं। मतलब दूसरे कम्युनिटी के लिए हेटरेट रखना, इस लेवल तक हेटरेट रखना कि आप उनको मार भी सकते हो, ये नाजी थिंकिंग का पार्ट है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, पूरा एक टॉपिक है नाजी चैप्टर में। अगला है इफेक्ट ऑफ वॉर। तो हमने ये देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड, भाई शुरुआत हिटलर की कहाँ से हुई? तो हिटलर तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था नहीं, है ना? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ हम गए जो हम ऑलरेडी रशिया के टाइम पे पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया था और वर्साइलिस में एक ट्रीटी हुई थी, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस। तो वर्साइलिस की ट्रीटी का एंड यही था कि भाई जर्मन कोई रिस्पॉन्सिबल जर्मनी को ठहराया जाएगा, क्योंकि वॉर इन्हीं ने शुरू किया था पोलैंड के ऊपर अटैक करके, और दूसरा इन्हीं की वजह से पूरे यूरोप की जो वेल्थ है, पूरे यूरोप का जो धन दौलत है, वो सब बर्बाद हो गया।
इसीलिए अब ये भरेंगे हर्जाना और ये हमको देंगे पैसा, ठीक है। तो जर्मनी से बहुत सारा पैसा लोगों ने लिया। तो अब देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ। अभी हिटलर आया नहीं, मैंने बस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बताया है। वो पहले पेज में स्टार्टिंग हिटलर से हुई थी, इसलिए मैंने हिटलर का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो हिटलर था ही नहीं। हिटलर आया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, इंटर वॉर पीरियड अराउंड 1930। 1930s के बाद आते आते वो 45 में तक सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। 1930s में हिटलर पॉपुलर हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1939 में। यानी 9 साल के बाद हिटलर ने अपने आप को ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि धीरे धीरे हिटलर को लोग बहुत पसंद करने लगे। और फिर हिटलर ने सेकंड वर्ल्ड वॉर कर दिया जर्मनी को अगेन स्ट्रॉन्ग नेशन प्रूव करने के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग, तुम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो किया वो अच्छा। तो जर्मनी ने सेकंड वर्ल्ड वॉर किया। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने बहुत सारे लोगों को मारा, ठीक है, मैसेकर से बोलते, जीनोसाइड किया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे जूस को मारा था। तो इसीलिए हिटलर इतना नोटोरियस है, इतना बदनाम। ये चीज मैंने फर्स्ट पेज में बताई थी, जो भी आगे फिर से आने वाली है, ठीक है। तो अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी एक बार रिवाइज कर चुकी हूँ, करेक्ट। यही 2 चीजें हमने लास्ट क्लास में। तो अब फिर से चलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ स्टार्टिंग पॉइंट से। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस पढ़ ही लिया। अब देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में क्या है। तो जब वॉर खत्म हो गया तो अभी भी मैंने बताया था कि जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था कि तुम्हारी वजह से ही वॉर हुआ है, तो तुम ही भरोगे जितना भी नुकसान हुआ। तो द वॉर हैड द डिवास्टेटिंग, यानी कमर तोड़ देने वाला या बर्बाद कर देने वाला इम्पैक्ट हुआ पूरे कॉन्टिनेंट, यानी पूरे यूरोप पर ही, ठीक है। क्योंकि यूरोप वर्ल्ड वॉर 1 में दोनों तरफ के लोग एक्सेस और अलाइज लड़े तो दोनों ही थे। तो वेल्थ तो दोनों की बर्बादी हुई, जीता कौन, इससे क्या फर्क पड़ता है, करेक्ट। एंड में तो रिजल्ट यही हुआ कि पूरे वॉर से पूरे यूरोप की दौलत ऑलमोस्ट बर्बाद हो गई, बहुत सारे लोग मर गए दोनों तरफ से। तो वॉर ने एक साइकोलॉजिकल यानी दिमागों का दिमाग को दहला देने वाला इम्पैक्ट किया। और फाइनेंशियली यानी पैसे तो वॉर में बहुत बर्बाद हुए। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर, एक टाइम पे यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट होता था जहां पर लोगों के पास इतना पैसा होता था कि वो बाकी लोगों को लोन देते थे, करेक्ट। अब यूरोप की ये कंडीशन आ गई है कि वो डेटर बन चुके हैं, यानी ऐसे लोग जो हमेशा कर्जा लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वीमर रिपब्लिक, इन्फेंट मतलब अभी नई नई जो वीमर रिपब्लिक बनी थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद में जर्मनी को वीमर रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया, करेक्ट। यानी जर्मनी अब किंगडम से क्या बन चुकी है, रिपब्लिक बन चुकी है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद। तो जो नई नई वीमर रिपब्लिक जर्मनी में बनी थी, उसको वाज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ ओल्ड एम्पायर। तो उसको मजबूर किया जा रहा था कि तुम्हारे पहले जो लोग यहाँ आकर के वर्ल्ड वॉर 1 वाला इसका पैसा तुम पे करो। तो यानी नई जो कंट्री बनी थी वॉर के बाद में, वॉर में सब कुछ खत्म हो गया, तो जर्मनी एक रिपब्लिक कंट्री की तरह बन के बाहर निकला भीमर। और वो उन लोगों के ऊपर जो लोग जीत गए थे उन्होंने दबाव बनाया कि तुम हम लोगों को वॉर बिल का पूरा बर्डन झेलो। और हम लोगों का और उनका नेशनल ह्यूमिलिएशन भी किया गया और एक तरह से फाइनेंशियली क्रिपल यानी किसी को अपाहिज तरह का बना दिया गया जर्मनी को, क्योंकि जर्मनी को फोर्स किया गया कि वो कॉम्पनसेशन पे करे, जो भी वॉर में बर्बादी हुई है उसका पैसा जर्मनी खुद भरे। Those who supported the Weimar Republic, mainly socialists, Catholic and Democrats, were the easy target in the attack of the communists. और जो भी लोग, भाई अब जर्मनी की इतनी बदनामी कर दी गई कि जर्मनी जैसे इस वक्त क्या लगता है लोगों को, इतनी बदनामी हो चुकी है कि नहीं, कि मुस्लिम का मतलब इन लोगों को समझता है कि टेररिस्ट ही होगा, ठीक है। इतना ज्यादा उनके बारे में टारगेट किया जाता है, मुस्लिम को इतना टारगेट किया जाता है कि कभी दिमाग में बात नहीं आती कि मुस्लिम बहुत अच्छी भी हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर अलकायदा आईसिस इनका वही होता है। तो अगर कोई तुमसे बोले कि तुम्हारे दिमाग में कि इसके फ्रेंड मुस्लिम है तो अच्छी मिल जाती है, एक तरह से लोग जज करते हैं, भले वो बुरा ना समझे बट वो जज कर रहे हैं। बल्कि ये बात बहुत गलत है। किसी भी कम्युनिटी कोई धर्म किसी को कुछ गलत बात नहीं सिखाता, लेकिन एक ऐसी हवा क्रिएट कर दी जाती है कि सब लोग उसी में बिलीव कर रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर जैसे अभी आज के टाइम ऐसी हवा है कि भगवान राम को भी कोई नहीं मान रहा, तो एंटी नेशनल हो सकता है वो भगवान कृष्ण को मानता है, राम का मजाक नहीं उड़ा सकते तुम आज के डेट में। तो वही सिचुएशन वहां पर जर्मनी के साथ कर दी। जर्मनी को इतना बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया कि जो भी लोग जर्मनी को सपोर्ट करते थे, सोशलिस्ट थिंकिंग, सोशलिस्ट जानते हो ना, ऐसे लोग जो इक्वालिटी करते हैं, बराबर अपॉर्चुनिटी देने में बिलीव करते हैं, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स, अलग अलग लोग जो भी जर्मनी को सपोर्ट भी कर रहे थे,
वो लोग इजी टारगेट बन जाते थे कुछ लोगों का, कंजर्वेटिव लोगों का। यानी जो लोग यूरोपियन जो बड़ी पावर्स थे वो लोग इजीली नहीं भी टारगेट करने लगते थे, और फिर उनको हम क्या बोलते थे, नवंबर क्रिमिनल। आज जैसे टेररिस्ट के साथ घूमने वाला टेररिस्ट हो जाता है, वैसे ही जर्मनी को सपोर्ट करने वाले का नाम नवंबर क्रिमिनल अपने आप ही पड़ जाता है। समझ गए? तो कितनी बदनामी हुई। पैसा लेना एक अलग बात है, पर इतनी बेइज्जती करना, इतने सारे लोग वॉर में मरे, उन सबका जिम्मेदार जर्मनी को ठहराना, क्या लगता है? कैन यू इमेजिन कि जर्मनी के दिल और दिमाग पर वहां के लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी? वो लोग शायद बाहर किसी कंट्री में नौकरी करने भी नहीं जा सकते होंगे, उससे जाते होंगे तो जैसे पाकिस्तानी कहीं बाहर जाते हैं तो उनको कैसे देखा जाता है, वैसे ही जर्मनी की हालत रहेगी। तो माइंडसेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट। और इस तरह का जो माइंडसेट, इस तरह का जो जहरीला माइंडसेट यूरोप ने भर लिया अपने दिमाग में जर्मनी के अगेंस्ट, थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा सिचुएशन बदलने लगा। कैसे? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की सोसाइटी में एक डीप इम्पैक्ट आया। डीप इम्पैक्ट कैसे आया? सोल्जर केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। क्योंकि वॉर में सोल्जर्स लड़ने जाते हैं तो एक तरह की एक थिंकिंग डेवलप हो गई जिसमें सोल्जर महान है। अभी भी है ये थिंकिंग या नहीं, कि सैनिक, सैनिक की वैल्यू ज्यादा है, कॉमन मैन की लाइफ की वैल्यू उतनी नहीं है। तो इस तरह की थिंकिंग जो कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले कभी नहीं होती थी, कि ह्यूमन में ये बताओ कि किस काम के बेसिस पे कि तुम्हारी वैल्यू। तो एक तरह से सोल्जर्स को लोग बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। अरे तुम्हें पता है हमारे जवान सीमा पे लड़ रहे हैं, ग्लोरीफाई करने मतलब उनकी इमेज बढ़ने लगी, उनको बहुत बड़ा माना जाने लगा। और politicians and publicists laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine. और वर्ल्ड वॉर में तो क्या होता है, लड़ाई होती है लोगों के बीच में। तो फिर वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो लोग इतना डर गए यूरोप में कि वो फोर्स करने लगे कि अरे आदमी को तो हट्टा कट्टा होना चाहिए, बहुत स्ट्रेंथ और ताकतवर वाला होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा सिटीजन फाइटर बनेगा। कैन यू थिंक, कैन यू रिलेट के नाजीज कैसे सोच रहे हैं? क्योंकि जब वो वर्ल्ड वॉर 1 हार गए तो उन्हें लगा कि अब जर्मन रेस में केवल लंबे चौड़े हट्टे कट्टे ऐसे लोग आएंगे जो कि इतने स्ट्रांग रहेंगे कि कभी कोई जर्मन की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता है। करेक्ट? नाजीज इस तरह सोचने लगेंगे आगे थोड़ा, ये सब चीजें जो वर्ल्ड वॉर 1 में लोगों को देखने को मिली। तो ऑब्वियसली तुम किसी से लड़ाई लड़ोगे, हार जाओगे तो तुम्हारे मम्मी बोलेंगे और खाओ पियो, जरा से में हार गए। तो यही हालत यूरोप में भी चल रही है। मीडिया ने एक ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई करना शुरू किया। ट्रेंच लाइफ का मतलब होता है लाइफ ऑफ डिसिप्लिन और लाइफ ऑफ सोल्जर। ठीक है? एक इस तरह की जो जैसे सैनिकों वाली जिंदगी जीने के लिए ग्लोरीफाई किया मीडिया। करेक्ट? कि इस तरह से रहो, डिसिप्लिन रहो। द ट्रुथ हाउएवर वाज द सोल्जर्स हैव लिव्ड मिजरेबल लाइफ इन द ट्रेंचेस। अब पॉइंट क्या है? मीडिया बोलती थी कि हमारे सैनिक देखो कैसे, आज अभी भी लोग जैसे हम लोग बोलते हैं कि कश्मीर में हमारे यहाँ पे छावनी बनी है, छावनी होती है, ट्रेंच का मतलब सैनिकों की छावनी जहाँ पे वो रहते हैं। तो वहां पर सैनिक कितने अच्छे से रह रहे हैं, ये है वो है, बट लेकिन ये सब एक हवा क्रिएट कर दी गई। समझ गए? यूरोप में वॉर के बाद एक हवा क्रिएट कर दी गई जिसमें जर्मनी बदनाम था, और वॉर के लिए आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और एक अलग तरह का एटमोसफेयर जिसमें सैनिक ऊपर है बाकी लोग नीचे हैं। लेकिन रियलिटी अलग थी। रियलिटी ये थी कि जब वॉर के टाइम सैनिकों को यानी सोल्जर्स को ट्रेंचेस में रुकाते थे तो उनकी जिंदगी बहुत बुरी थी, और उनके आसपास डेड बॉडीज फैली हुई रहती थी, और उनको बहुत बार दिखता था कि चूहे खा रहे हैं डेड बॉडीज। तो सोल्जर्स ने बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस वॉर के टाइम पे झेला। भाई वॉर तो कंट्री की सरकारें करती है, लेकिन अल्टीमेटली किसको झेलना पड़ता है? सैनिकों को। सैनिक तो एक कॉमन आदमी है जो आर्मी ज्वाइन करके गया है कंट्री के लिए, वो थोड़ी ना कोई पॉलिटिशियन। लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो उन्हें झेलनी पड़ती है। उनके पास एक पॉइजनस गैस, और एनिमी एनिमी की तरफ से जो पथराव होता था, एनिमी फोर्सेस जो उनके ऊपर पॉइजनस गैस छोड़ती थी, और ये सारी चीजें भी उनको देखने को मिली पहली बार। क्योंकि वॉर के बारे में सोचना और वॉर में जाना दो अलग अलग चीजें हैं। सबको लगता है कि हम मिलेगा तोड़ देंगे फोड़ देंगे, ये अपनी कंट्री के लिए कुछ भी करेंगे, बट तुम सामने खड़े हो, सामने से पॉइजनस गैसेस आ रही है, तुम्हारे पर पथराव हो रहा है, तुम्हें मारा जा रहा है, तो तुम अल्टीमेटली वो तो एक ह्यूमन ही। लेकिन मीडिया में मरने को ग्लोरीफाई करती है। क्या रे हमारे सैनिक वहां मर रहे हैं, आसान बात है क्या? तो लगा जैसे मरना बहुत बड़ी बात है। किसी ह्यूमन का मरना कोई अच्छी बात है? नहीं।
बट ग्लोरीफाई कर देना कि सैनिकों की जिंदगी क्या बढ़िया, समझ रहे हो क्या दिक्कत थी। तो वॉर के बाद में इस तरह की चीजें करने लगे और धीरे धीरे एग्रेसिव प्रोपोगेंडा, एग्रेसिव वॉर प्रोपोगेंडा, और ये कि कंट्री की इज्जत सबसे पहले आती है और कंट्री को एग्रेसिव रहना चाहिए, एक भी इंच जमीन कोई हमारी ले ना सके, इस तरह की बातें पब्लिक में कहने लगे। तो लोग भी सपोर्ट करने लगे। किसको सपोर्ट करने लगे? पॉपुलर लोग सपोर्ट करने लगे डिक्टेटर्स को, क्योंकि ऐसी बातें जनरली डिक्टेटर्स ही बोलते थे, है कि नहीं, कि हमारे जवान हैं सीमा पर लड़ रहे हैं, सब लोग सपोर्ट करो। तो लोगों के अंदर ऐसे इमोशन जगा दिया जैसे मरना और वॉर लड़ना कोई बहुत बड़ा काम। अरे वॉर में तुम अल्टीमेटली सामने एक ह्यूमन को ही तो मार रहे हो, भले वो ऑपोजिट टीम का है तो क्या, या तो तुम मरोगे या तो वो मरेगा, अल्टीमेटली तो ह्यूमन लाइफ ही जाएगी ना। तो इस तरह की चीजें कर दी गई। और डेमोक्रेसी में तो उस वक्त कोई बिलीव करता है, उस ये डेमोक्रेसी मतलब शांति से जीना, वो राइट टू वोट होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्रीज ज्यादा लड़ाई वड़ाई नहीं करती, लेकिन उस वक्त डेमोक्रेसी एक नया आइडिया था, कोई बिलीव नहीं करता था। लोगों को कौन चाहिए था? स्ट्रॉन्ग लीडर जो वॉर में उनको जिता सके, समझ गए। तो इस तरह के नए यूरोप का जन्म हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, ये देखो बर्लिन में एक रैली है, जो एक रेडिकल ग्रुप है जिसका नाम है स्पार्टा, सुना है मूवी में स्पार्टसिस्ट लीग। स्पार्टा ही वेलवर के लिए जानी जाती थी, वो ट्राइब स्पार्टा। स्पार्टन्स दे आर नोन फॉर देयर करेज। तो उसी के नाम पे एक लीग है, उन्होंने एक रैली ऑर्गेनाइज करी थी। एंड कितने सारे लोग इकट्ठा है जस्ट टू लुक एट, कितना पसंद आ रहा था करेज और ये सब चीजें। ठीक है, लोगों ने रियलाइज नहीं करा कि इस तरह की थिंकिंग उनको एक और वॉर की तरफ धकेलेगी। जब तुम परमानेंटली वॉर के बारे में बात करोगे, परमानेंटली वॉर की तैयारी करोगे, तो वॉर ही तो करोगे, है कि नहीं। जो साइंटिस्ट बनने के लिए पढ़ेगा वो साइंटिस्ट बन जाएगा, जो परमानेंट तलवार चलाना या गन चलाना सीखेगा वो उसी। तो एक जर्मनी पूरी कंट्री में ही वो एक आइडियोलॉजी फूक दी कि नहीं, हमारे लिए वॉर बहुत बड़ी चीज है, हमारे लिए हमारी स्ट्रॉन्ग, हमारी मदरलैंड के बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो इट वाज अ नेशन जो कि दे वाज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही वो सेकंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी में ही लग गए। इस तरह की बातें वहां होने लगी। तो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस टर्म का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, इसलिए नहीं चलते। जैसे ही वीमर रिपब्लिक जर्मनी में बनी, उसी समय एक तरह की एक नई पार्टी बनी, उसका नाम था स्पार्टसिस्ट लीग, जो कि रेवोल्यूशन में बिलीव करती थी। तो स्पार्टसिस्ट लीग, वीमर रिपब्लिक को समझो कांग्रेस और स्पार्टसिस्ट लीग को समझो भगत सिंह, समझ गए। और वो पैटर्न बिल्कुल कौन सा अपना लिया स्पार्टसिस्ट लीग ने? बोल्शेविक रेवोल्यूशन, कि जो आजादी है वो किससे मिलेगी? मार धाड़ खून से मिलेगी, ऐसे नहीं मिल पाएगी, समझ गए। तो जब वीमर रिपब्लिक झुक जाती बाकी लोगों के सामने, कह रहे ठीक है हम देंगे आपको, हमने वॉर में इतना खर्चा किया, हमारी वजह से वॉर हो गया, हमारी वजह से नुकसान हो गया, हम देंगे, तो ये सारे मजाक उड़ाते कि अरे कितना ये तो स्पाइनलेस है हमारी नई कंट्री, इनमें कोई दम ही नहीं है कि ये दुश्मनों से लड़ सके। करेक्ट। सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टैब्लिश्ड इन मेनी सिटीज। बहुत सारी सिटीज में वर्कर्स के, सोवियत का मतलब ग्रुप बनने लगी, सेलर्स के ग्रुप बनने लगे। Political atmosphere in Berlin was charged with the demand of Soviet style government। और अब धीरे धीरे लोगों को पसंद नहीं आ रही वीमर रिपब्लिक, क्योंकि उन्हें को लग रहा है कि कमजोर गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट सबको पावर देती है वो कमजोर ही लगती है, लोगों को तो डिक्टेटर ही लगता है पावरफुल, जो कहे बैठ जाओ तो बैठ गए सारे के सारे। तो उनको जो नई रिपब्लिक बनी, वीमर रिपब्लिक जर्मनी में, मजा नहीं आ रहा लोगों को। इस तरह की गवर्नमेंट चाहिए, सोवियत की तरह की गवर्नमेंट चाहिए। सोवियत की तरह गवर्नमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि उस वक्त सोशलिज्म, ये अगर याद करोगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 का टाइम है ना बेटा, तो रशियन रेवोल्यूशन में कौन सी पार्टी वहां रूल करने लगी है? लेनिन आ गया है वहां पर। और सोशलिज्म का इतना बड़ा हवा बन गया पूरे वर्ल्ड में कि सबको लग रहा है कि यार रशिया में कुछ अलग चल रहा है जो यहाँ नहीं हो रहा है। तो सब, और जो सोवियत पार्टी यानी बोल्शेविक पार्टी है, उन्होंने भी कैप्चर करके गवर्नमेंट दी थी, वो जीते थोड़ी ना थे इलेक्शन। उन्होंने भी जो ऑलरेडी लोग थे ना, याद है ना सोवियत रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, लेनिन की पार्टी ने कैप्चर कर लिया था सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, इस तरह से उन्होंने पावर टेक ओवर कर ली थी। तो उसी तरह की गवर्नमेंट लोग यहाँ मानने लगे, वो कोई इलेक्शन जीते थोड़ी ना। भाई वो तो वॉर में एक तरह से जार बदनाम हो गया, और जार के जाने के बाद में कोई वीक गवर्नमेंट आई तो सोवियत गए और पावर कैप्चर कर लिया, हम चलाएंगे सोवियत गवर्नमेंट। ऐसे तो लेनिन आया पावर में। तो लेनिन की तरह की गवर्नमेंट लोग मांगने लगे कहाँ पर? जर्मनी में, क्योंकि उनको लगा कि सोवियत जैसी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हमको चाहिए।
तभी हमारी जो बेइज्जती का बदला है वो लिया जा सकेगा। जितना अभी तक बताया वो समझ में आ गया है लोगों को? यस मैम। लेकिन बहुत सारे लोग थे जो इस आइडिया को अपोज भी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें दूर की दिख रही थी कि अगर एक तरह की इस तरह का कंट्री में आ गई तो कंट्री में आग लगाने के बराबर है, कंट्री में कुछ भी फ्रीडम नहीं बचेगा। एक डिक्टेटर के आने से कंट्री में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, उनकी आजादी खत्म हो जाती है। दोज अपोज टू दिस सच एज सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक्स, कैथोलिक्स, ये सब वीमर में मिले टू गिव अ शेम टू अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो लोग सच में चाहते, ये सोशलिस्ट बेटा रशियन सोशलिस्ट नहीं है, रशियन सोशलिस्ट को कम्युनिस्ट बोला जाता है। ये सोशलिस्ट नॉर्मल लोग हैं जो सबकी फ्रीडम में, सबकी इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। तो जितने भी डेमोक्रेटिक लोग थे, सोशलिस्ट लोग थे, कैथोलिक लोग थे, ये सारे लोग मिले। जो लोग सोवियत स्टाइल की गवर्नेंस नहीं चाहते, वो लोग मिलकर के एक डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में बात करना चाहते थे। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी दो में कन्वर्ट हो सकता था, सोशलिस्ट जर्मनी में या फिर डेमोक्रेटिक जर्मनी में। लेकिन रशियन रेवोल्यूशन की तरह जर्मनी में वीमर रिपब्लिक कमजोर नहीं पड़ी। रशियन रेवोल्यूशन में तो रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो नई गवर्नमेंट बनी उसको कैप्चर कर लिया लेने, लेकिन यहाँ पर जो वीमर रिपब्लिक है उसने क्रश कर दिया अपराइजिंग को। समझ गए? क्योंकि उन्होंने एक आर्मी बनाई। उनको जैसे ही लगा कि जो रशियन टाइप के जो सोवियत में बिलीव करने वाले जो लोग हैं, लेनिन टाइप का कोई लीडर वहां भी रहा होगा, जैसे ही उनको लगा कि ये लोग कब्जा करके पावर कैप्चर कर सकते हैं, जर्मनी को बिल्कुल रशिया के जैसा ही बना देंगे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसका नाम रखा फ्री कॉर्प्स। और फ्री कॉर्प्स में उन्होंने उन लोगों को, उन सैनिकों को बुलाया जो वॉर लड़कर आए थे। ठीक है? और धीरे धीरे, क्योंकि स्पार्टसिस्ट लीग बिल्कुल वही काम कर रही थी जो किसने किया था, बोल्शेविक पार्टी, वो भी लोगों को भड़का रही थी कि ये कमजोर गवर्नमेंट तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी, रेवोल्यूशन करो, गरीबों की गवर्नमेंट आनी चाहिए, और टेक ओवर कर ली थी स्पार्टसिस्ट लीग, जैसे लेनिन की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया ने कर लिया। लेकिन इस वक्त जो वीमर रिपब्लिक थी वो सीख गई थी रशियन रेवोल्यूशन की हरकतों, उनकी जो अंजाम देखा उससे वो सीख गए थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वॉर में गए हुए सैनिक थे उनको बुलाया और उन्होंने बोला कि इनकी नजर रखो, जैसे ये दिखे सामने में गोली मार दो, यानी कि जरूरत ना पड़े जर्मनी कभी भी रशिया नहीं बनना चाहिए। तो एंग्विस्ड स्पार्टिस्ट फाउंडेड देयर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। फिर वही हुआ, स्पार्टिस्ट लीग लोग इतने गुस्सा हो गए, उन्होंने पार्टी बना ली और उसका नाम रखा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। और इसी के बाद से कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट इररिकंसिलेबल, एक दूसरे से चिढ़ने लगे। समझ गए? तो जो रशिया में बिलीव कर रहे हैं, रशिया स्टाइल के सोवियत में, उनको एक्चुअली कम्युनिस्ट बोलते हैं। तो कम्युनिस्ट लोगों ने अपने आप को एकदम अलग कर लिया। उन्होंने बोला कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बनाएंगे हम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया के जैसे, एंड कुड नॉट मेक अ कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर। बोथ revolutionaries and military nationalists crave for radical solutions। तो इस तरह से वो एक अलग लाइन में चले गए, लेकिन उससे उनका कोई फायदा नहीं हुआ। दे कुड नॉट कैप्चर पावर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि अब तुम यहाँ से देख रहे हो, जो नई रिपब्लिक बनी है वो खुद दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। एक वो लोग जो डेमोक्रेटिक बनना चाहते हैं, एक वो लोग जो रशिया बनना चाहते हैं। दोनों ही आपस में लड़ गए, एक ने बना ली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी और दूसरे चले गए वीमर रिपब्लिक बनाने के लिए। तो ये दोनों एक ही थिंग, सोशलिस्ट दो तरह का सोशलिज्म होता है। एक वो सोशलिज्म तो केवल इस बात में बिलीव करता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरिट नहीं होनी चाहिए। बस सोशलिज्म का क्या मतलब है, सबको उसकी नीड के हिसाब से मिलेगा। मैंने बताया ना, कैपिटलिज्म इस बात में बिलीव करता है कि जो तुमने कमाया वो तुम्हारा ही है, लेकिन सोशलिज्म इस बात में बिलीव करता है कि जो तुमने कमाया वो पूरे देश का है, जरूरत पड़ेगी तो पूरे देश को मिलेगा। लेकिन सोशलिज्म में भी जो कम्युनिज्म होते हैं वो थोड़ा आगे, और थोड़ा आगे चले जाते हैं। वो क्या बोलने लगते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, जो तुमको कम्युनिस्ट पार्टी बोलेगी तुमको वो करना पड़ेगा। अगर हम तुम्हें बोलेंगे कि तुम्हें क्वालिटी ब्रेड खानी, तुम्हें क्वालिटी ब्रेड ही खानी पड़ेगी, फिर तुम नॉर्मल रोटी का आटा नहीं खा सकते। तो इस लेवल की क्वालिटी लाते हैं वो कि फ्रीडम ही छीन लेते। तो कम्युनिस्ट थोड़ा और ज्यादा आगे निकल गए हैं सोशलिस्ट से। सोशलिस्ट थोड़े लिबरल लोग हैं, वो तब भी बीच का सोल्यूशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इक्वालिटी भी बनी रहे और एट द सेम टाइम दूसरों को मौका भी मिले उनकी टैलेंट के हिसाब से काम करने का। लेकिन कम्युनिस्ट तो चाहते हैं कि केवल गरीबों की सरकार है, सारे अमीरों को मार ही दो। कार्ल मार्क्स का तो यही कहना है ना कि सारे गरीब दुनिया के इकट्ठे हो जाओ और अमीरों को मार के इनके उससे निकाल दो, इनकी कंपनी से। क्यों? क्योंकि इनके पास जो दौलत है वो तुम्हारी वजह से। तो भड़काने वाला काम करते हैं कम्युनिस्ट के लोग। तो यहाँ पर जर्मनी खुद दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो जब ये खुद ही दो पार्ट में डिवाइड हो गए तो कल को ये हिटलर आएगा तो ये उसको अपोज कर पाएंगे नहीं, क्योंकि एक दूसरे को ही अपोज करने में लगे हुए हैं। तो ये तो वही बात है ना कि दो बंदरों की लड़ाई में, नहीं, दो कुत्तों की लड़ाई में बंदर रोटी ले गया।
है कि नहीं? ये वाला हाल होता है। तो ये आपस में ही लड़ते रह जाएंगे और ये लोग कभी भी एक नहीं हो पाएंगे, और इसीलिए फिर बीच में एक नया आदमी आ जाएगा, हिटलर। मैं बता दूं, हिटलर का इन दोनों पार्टी से अभी तक कोई कनेक्शन है नहीं। ये बैकग्राउंड बता रहे हैं कि जर्मनी क्या हो सकता था और क्या क्या हो गया। ठीक है, तो ये तो पॉलिटिक्स पे चल रहा था कि आधे लोग सोशलिस्ट बनना चाहते हैं, आधे लोग कम्युनिस्ट बनना चाहते हैं, और बीच बीच में कुछ भी चल रहा है। बट फिर एक टाइम ऐसा आया कि पॉलिटिक्स तो चलो चल ही रही थी, साइड में क्या हो रहा था, जर्मनी के ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगी, क्योंकि जो वीमर रिपब्लिक थी उसने जो रिवोल्ट होने वाला था, दंगा करने वाले थे कम्युनिस्ट, उसको तो दबा दिया। लेकिन जो कंट्री में दिक्कतें खाने की आने वाली है, उसको वीमर रिपब्लिक उसका क्या कर सकती, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वीमर रिपब्लिक को तो अलाइज को भी पैसे देने थे। तो जर्मनी ने बहुत ज्यादा जो वॉर लड़ा था, बहुत सारा पैसा जर्मनी ने लोन पर, उनका खुद का नहीं था, इंटरेस्ट के साथ, और गोल्ड रख कर लिया था। तो उन्होंने जो वॉर में सब गंवा दिया वो पैसा, तो वो सब उन्हें गोल्ड वापस भी करना था। तो धीरे धीरे उन्होंने अपना गोल्ड निकालने का, तुम्हारे पास तुम दो चीज में दो, अगर तुम कैश पैसा किसी का वापस नहीं कर सकते तो अपना सामान देना पड़ेगा, ज्वेलरी देनी पड़ेगी, जैसे नॉर्मल घर में होता है वही जर्मनी को करना पड़ा। तो जर्मनी ने वॉर के लिए जो पैसा लोगों से उधार लिया था, वो पैसा जर्मनी के पास पैसा था नहीं उस वक्त, क्योंकि वॉर गिल्ड क्लॉज के थ्रू और पैसा देना था। तो जर्मनी ने धीरे धीरे अपना गोल्ड देना शुरू किया, और जब जर्मनी ने गोल्ड देना शुरू किया तो उसका गोल्ड का जो रिजर्व है वो डिप्लीट होते चला गया। अब गोल्ड भी नहीं था कंट्री में, तो ना कैश है ना गोल्ड है, एकदम ही भिखारियों वाली हालत पहुंच गई। तो 1923 तक आते आते जर्मनी की हालत इतनी खराब हो गई कि जर्मनी ने मना कर दिया पैसा देने से। जर्मनी बोला भैया मेरे पास है ही नहीं, अब जान ले लो। ठीक है, वीमर रिपब्लिक, और वीमर रिपब्लिक से लोग नाराज होते जा रहे हैं, समझ रहे हो? अभी तो आएगा हिटलर, जब लोग ऑलरेडी खुश नहीं है। कांग्रेस के बाद मोदी जी क्यों आए? क्योंकि कांग्रेस से लोग खुश नहीं थे। तो वीमर रिपब्लिक और कम्युनिस्ट में से कोई एक ही आ सकता था गवर्नमेंट में। अब स्पार्टसिस्ट लीग तो बाहर हो गई रेस के, क्योंकि वीमर रिपब्लिक ने फ्री कॉप्स के थ्रू अपनी बचा ली अपनी डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी चलेगी कब तक? बचा तो ली, चली इसलिए नहीं पाई क्योंकि पैसे ही नहीं थे जर्मनी। पैसे होते तो वीमर रिपब्लिक शायद कर्जा चुका देती है लाइस का, और कंट्री नॉर्मल चलने लगती, तो कभी हिटलर आता ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम वीमर रिपब्लिक के लिए भी हो गई, क्यों? क्योंकि रिपब्लिक को बहुत पैसा देना पड़ा, और उनका गोल्ड भी चला गया, कैश भी चला गया, और एक टाइम आया जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और वो बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है एलाइज को पैसा देने के लिए। अब जब ये सिचुएशन आई तो फ्रेंच जो आर्मी है उन्होंने रूरल एरिया, एक एरिया है जर्मनी में, जैसे इंडिया में हमारे पास झारखंड में जहाँ पे बड़े मिनरल्स पाए जाते हैं, वैसे ही जर्मनी में रूरल एरिया है। तो फ्रेंच गए और उन्होंने वो एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, बोले पैसा नहीं दोगे तो ये दे दो, और रूरल एरिया में जाकर के पूरा कोल कर लिया। ठीक है, जर्मनी ने रिटेलिएटेड विद पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेगुलेशंस। जर्मनी के पास फिर तरीका कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो फिर हर एक कंट्री में एक करेंसी प्रिंटिंग मशीन होती है जिससे वो करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन सारी करेंसी कनेक्टेड होती है, तो तुम जितनी ज्यादा करेंसी प्रिंट करोगे तुम्हारी करेंसी की वैल्यू उतनी कम होती है, समझ लो। जैसे अगर इंडिया अभी 100 रुपए का नोट है, अगर डबल करेंसी प्रिंट कर देगा तो इंडिया के 100 रुपए की नोट की वैल्यू एक्चुअली वर्ल्ड में 50 हो जाएगी, करेक्ट? क्योंकि जितनी करेंसी सर्कुलेशन में, तो उसे डबल प्रिंट कर। ऐसा नहीं कर सकते आपके करेंसी प्रिंट ही करते चले जाओ, वरना तो फिर कभी पैसे की दिक्कत किसी को पड़े ही ना। लेकिन जैसे ही करेंसी ज्यादा प्रिंट हो जाती है, तो वैसे ही करेंसी की वैल्यू वर्ल्ड मार्केट में गिर जाती है, समझ गए? तो करेंसी जर्मनी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि पैसे नहीं थे, तो वो करेंसी प्रिंट करने लगे। करेंसी प्रिंट करते गए, प्रिंट करते गए, प्रिंट करते गए, तो बहुत सारी प्रिंटेड करेंसी आ गई सर्कुलेशन में। अब तुम एक बात मुझे बताओ, आज मैं तुम्हें 10 रुपए दूं और बाकी किसी को कुछ ना दूं, तो जिसके पास 10 रुपए होंगे वो आइसक्रीम खा पाएगा। ठीक है, आइसक्रीम एक ही है, एक आइसक्रीम है, तुम में से किसी एक को 10 रुपए दे दूं, वो आइसक्रीम खा लेगा। तुम सबको 10 रुपए दे दो, तो सब खाएंगे। सब कैसे खाएंगे? आइसक्रीम तो एक ही है। तो तुम में से आपस में कोई कहेगा कि भाई 10-10 करके 20 ले लेते हैं, तो तू भी 10 दे दे, तो 20 में ले लेते हैं इसको और फिर आगे दिखा लेंगे, इस तरह खा लोगे, करेक्ट? समझ रहे हो? अब मैं तुम सबको एक एक बोरा पैसा दूंगी, इतनी करेंसी प्रिंट करूंगी तुम्हारे घर में एक बोरा पैसा है। तो बताओ, वो आइसक्रीम की वैल्यू 10 रुपए से लेके 1 करोड़ तक कितनी भी हो सकती है। जो ज्यादा बेडिंग लगा देगा, ज्यादा बोलते जाएगा, उसको मिल जाएगी, करेक्ट? यस तो मैम। 10 रुपए की आइसक्रीम की वैल्यू बिना मतलब 1 करोड़ पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया, ज्यादा करेंसी प्रिंट करके। तो जो लोग ये सोचते हैं कि सरकार पैसा प्रिंट करके गरीबों को दे दे, तो कितना आसान रहे, गरीबी हट जाएगी तुरंत। हट पाएगी कभी?
गरीबी No. कभी पैसे से नहीं हट सकती है, गरीबी हटेगी ज्यादा प्रोडक्शन से। जब ज्यादा सामान होगा तब मिलेगा लोगों को, पैसा ज्यादा देने से थोड़ा ना कुछ होगा। समझ पा रहे हो क्या कह रही हूँ? तो जर्मनी में इतना पैसा प्रिंट कर दिया गया कि आदमियों के घर में बोरे बोरे पैसा रखा हुआ, बोरे बोरे पैसा। लेकिन एक किलो आलू खरीदने के लिए एक बैग पूरा भर के पैसा लोग ले जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन को बेटा बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, जहां पर इतनी महंगाई अननेसेसरी बढ़ जाए, जहां पे 1 रुपए की चीज की वैल्यू 1 करोड़ हो जाए, क्योंकि सबके पास 1 करोड़ है, इतना पैसा प्रिंट कर दिया कंट्री ने, सबके पास है। तो बताओ उस सिचुएशन में कंट्री की इकोनॉमी गिर जाएगी कि बढ़ जाएगी? मैम गिर मैम जाएगी। गिर जाएगी। गिर जाएगी। तो वही चीज हुआ कि कंट्री ने इतना पैसा जर्मनी ने प्रिंट कर दिया कि जर्मनी का जो जर्मन मार्क है, जर्मनी करेंसी है, ये इसकी वैल्यू इतनी गिर गई कि $1 की वैल्यू 24,000 और फिर जुलाई में 3.5 लाख मार दी, अगस्त में 46 लाख मार दी, एंड 1 करोड़ 1 करोड़ मार्क दिसंबर तक, 1 करोड़, $1 मतलब 1 करोड़ जर्मन। समझ गए? इतनी ज्यादा करेंसी प्रिंट कर दी जर्मनी एज द वैल्यू मार्क कोलैप्स। और इतनी, पता है इससे क्या होता है? अब बोलो मैम तो क्या हुआ, गिरने दो गिरने। जब तुम्हारी करेंसी गिरते जाएगी, अभी टर्की की क्राइसिस सुनी, टर्की में आएगी क्राइसिस, पेपर पर पढ़ा नहीं, सेम प्रॉब्लम अभी टर्की में है। जब तुम करेंसी प्रिंट करते जाओगे तो तुमको क्या लगता है कोई तुमको लोन देगा? बाहर का आदमी क्यों नहीं देगा? मैम क्योंकि हमारी करेंसी की जो मार्केट वैल्यू बहुत डाउन होगी। क्योंकि तुमने करेंसी कितनी भी प्रिंट की हो, लेकिन तुम्हारी मार्केट वैल्यू गिरती जा रही है, क्योंकि लोगों को तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं रहेगा। अगर कल को इंडिया इतनी करेंसी प्रिंट कर दे कि $1 की वैल्यू 1 करोड़ इंडियन रुपीज के बराबर हो जाए, तो हमारी कंट्री में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सबको लगेगा कि इनकी कंट्री कभी चुका ही नहीं पाएगी पैसा। समझ रहे हो? क्योंकि उनको $100 देने के लिए हमें 100 करोड़ वापस करने पड़ेंगे, और 100 करोड़ हम कभी कमा नहीं पाएंगे। समझ रहे हो? जब उनकी करेंसी हमारी करेंसी के 1 करोड़ गुना हो जाएगी, तो उनसे लिया हुआ कर्जा हम कभी दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनसे हम 100 करोड़ लेंगे तो 100 करोड़ का 1 करोड़ गुना हमें उन्हें वापस करना होगा। अरे समझ रहे हो? इतना Yes, ज्यादा डिफरेंस हो चुका होगा करेंसी में कि उनको पता चल जाएगा कि ये कभी वापस नहीं कर पाएंगे हमारा पैसा, तो कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, तो लोगों का कॉन्फिडेंस हमारे में गिर जाएगा। किसी को समझ आया मैं क्या कह रही हूँ? yes मैम। आ रहा है ना सबको इकोनॉमिक्स? यस मैम। तो नॉर्मल सी बात ये है कि अगर मेरे 1 रुपए की वैल्यू तुम्हारे लिए 1000 है, तो मैं तुम्हें 1 रुपए दे दूं, दान में दे सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम 1000 कभी वापस नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम 1000 नहीं कमा पाओगे, क्योंकि तुम्हारी कंट्री की इकोनॉमी इतनी डाउन है और मेरी करेंसी बहुत ऊपर है तुमसे, तुम कितनी भी कोशिश करो हमारा कर्जा कभी रिपे नहीं कर सकते। तो ये धीरे धीरे करके जो मार्क है वो कोलैप्स कर गया, और इसी तरह कंट्री की करेंसी कोलैप्स कर जाती है, यानी उसको कोई नहीं पूछता, उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, उसके साथ कोई ट्रेड नहीं करना चाहता, लोग दूर रहना चाहते हैं। और ऐसी कंट्री के स्टॉक मार्केट में भी कोई पैसा नहीं लगाता, क्योंकि सबको पता रहता है कि ये कंट्री बर्बाद हो गई है। The image of the German carrying cartload of currency to buy a loaf of bread was widely publicized. और इस तरह की इमेजेस लोग निकालने लगे कि एक ब्रेड का टुकड़ा लेने के लिए लोग कार्ट लोड भर भर के करेंसी ले जा रहे थे, और इससे लोगों को कुछ हद तक पूरे वर्ल्ड में लोगों को सिंपैथी मिली। हाँ बेटा। मैम मुझे समझ नहीं आया, दोबारा समझा दो। मैं ये कह रही हूँ कि 1 मार्क यानी जर्मन में $1 कितना है अभी इंडिया की करेंसी में? 75 76 या 78 इतना होगा, ठीक है। यानी जब हम $1 लेते हैं यूएस से उधार, तो हमें 76 रुपए उनको वापस करने होते हैं, करेक्ट? यानी जब हम उनको 76 देंगे तब जाकर के उनका 1 चुकेगा, और वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड जनरली $में हो जाता है। समझ गए? और $, स्ट्रॉन्ग ही होते जाता है। समझ? अब कल को मेरी कंट्री का करेंसी मैंने आज इनसे $100 ले लिया, ठीक है, मुझे कितना वापस करना पड़ेगा बेटा? 7600। अब मैं अपनी कंट्री में इतना करेंसी प्रिंट करती जाऊं कि $1
76,000 के बराबर है। तो जब मैंने 100 यूएस डॉलर लिए थे तो उस वक्त तो मुझे 7600 ही वापस करने थे, लेकिन अब मुझे कितने करने? 76,000। इतने 7 करोड़ कर लोगे? नो मैम। तो जब तुम्हारी कंट्री की गिरती जाती है करेंसी तो तुम्हारे ऊपर कर्ज बढ़ता जाएगा, क्योंकि तुम्हारी करेंसी की वैल्यू इतनी कम रह गई है। मान लो ऑलमोस्ट ये जाते 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 कल को तो ये जीरो हो जाएगी। अरे अब थोड़ी मैथ्स लगाओ यहाँ पे, एक यूएस डॉलर बढ़ता रहा, मान लो हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ते ही जाए तो एक यूएस डॉलर इक्वल टू इनफाइनाइट रुपीज हो जाएगा। कभी भी दे पाओगे कर्जा वापस? उनका $1 भी वापस नहीं दे पाओगे, क्यों? क्योंकि अब वो इनफाइनाइट रुपी के बराबर हो गया है। अरे समझ रहे हो? यस मैम। समझ गई प्राची? मैम हाँ मैम जब हमारे पास कंट्री ज्यादा पैसे करेगी तो हमें भी ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो हम कर देंगे ना उसका लोन। तुम्हारे ऊपर तुम्हें कंट्री ज्यादा पैसे देगी नहीं बेटा, तुम्हें कंट्री उतना ही पैसा दे रही है, तुम्हें वापस ज्यादा करना पड़ रहा है। तुमने एक यूएस डॉलर आज लिया, 76 रुपए लौटाओगे तो तुम्हारा एक यूएस डॉलर का कर्जा तुमने निपटा दिया। मान लो एक यूएस डॉलर की वैल्यू इनफाइनाइट रुपीज होती तो उनका कर्जा लौटा देते यूएस का? नो मैम। नहीं लौटा सकते थे। और तुम्हारी इनफाइनाइट रुपीज है तो तुम्हारी करेंसी कोई लेगा क्यों? उसमें तो ट्रेड ही नहीं होता, उसमें तो कोई ट्रेड करता ही नहीं, तुम्हारे को किसी भरोसा ही नहीं, तुम्हारी करेंसी कोई लेगा नहीं। तुम ये सोचोगे हम रुपी में लौटा देंगे, रुपी में नहीं लौटा सकते। किस में लौटाना पड़ेगा? डॉलर में कर्जा लिया तो लौटाना डॉलर में ही पड़ता है। अरे समझ रहे हो? अगर मैंने यूएस से $1 रुपए लिया तो 76 रुपए देके उनको नहीं वापस हो सकती। 76 रुपए वो तब लेंगे जब उन्हें हम पे भरोसा हो कि रुपए चल जाएगा। कल को मैं तुम्हें बोलूं कि प्रत्युष मैं तुम्हें दे रही हूँ एक सोने का सिक्का, बदले में नहीं मैंने दिया ये मैं सिंपल लैंग्वेज में मैंने प्रत्युष को दिया, मैं गोल्ड में समझा, ठीक है? अब समझो कि प्रत्युष की किंगडम में केवल केवल सिल्वर पैदा होता है, गोल्ड है ही। पूरे वर्ल्ड में गोल्ड चलता है, यही तो बात है ना। पूरे वर्ल्ड में डॉलर चल रहा है, तुम्हारी करेंसी तो मार्क है। अब प्रत्युष ने मुझसे बोला कि मैम आप मुझे एक गोल्ड कॉइन दे दो, मैं आपको वापस कर दूंगा। तो मैं क्या बोलूँ? प्रत्युष तुम गोल्ड कॉइन ले जाओ, 6 महीने बाद दे देना। इसने ये गोल्ड कॉइन ले लिया। 6 महीने बाद ये मुझे बोल रहा है कि मैम मैं गोल्ड कॉइन नहीं दे सकता, मैं आपको 10 सिल्वर कॉइन दूंगा। अब मैं कहूंगी सिल्वर तो चलती नहीं वर्ल्ड में, मैं क्यों तुमसे सिल्वर कॉइन? मैंने गोल्ड दिया था, मुझे गोल्ड चाहिए। अब ये कोशिश कर रहा है अपने सिल्वर कॉइन सबको बेचने की, कोई हमें सिल्वर की बदले गोल्ड दे ताकि हम इनका कर्जा वापस कर दे। कोई ले नहीं रहा इससे, क्यों? क्योंकि पूरी पूरे दुनिया वर्ल्ड में गोल्ड चलता पूरे वर्ल्ड में गोल्ड चलता है। तो यही होता है, क्योंकि सिल्वर के कंपैरिजन में गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं है। तो यही करेंसी के साथ होता है, जब आपकी करेंसी गिरने लगती है तो कोई आपको डॉलर नहीं देता। डॉलर लिमिटेड है पूरे वर्ल्ड में, यूएस में जितने डॉलर छापे होंगे उतने ही होंगे ना। डॉलर कोई और तो छाप नहीं सकता है, केवल यूएस ही छापेगा ना डॉलर। बाकी कंट्री की तो अपनी अपनी करेंसी होगी, इतना तो समझते ही हो ना। पूरे वर्ल्ड में जितने डॉलर है वो यूएस नहीं छापे होंगे, कोई और तो डॉलर छापता नहीं है। यूएस डॉलर उनकी बैंक छापती है, तो उनके बैंक के तो सर्कुलेशन लिमिटेड होंगे ना, 10 लाख 12 लाख। तो इंसान ट्रेड कैसे करता है फिर पूरे वर्ल्ड में? डॉलर में कैसे ट्रेड चलता है? क्योंकि लोग अपनी करेंसी देकर डॉलर ले लेते हैं, और लोग आपकी करेंसी, जैसे इंडिया बहुत बार जापान को रुपी देके उनसे डॉलर ले लेता है और डॉलर में ट्रेड कर लेता है। तो जापान ले लेता है इंडियन रुपी, क्योंकि उनको भरोसा है इंडियन रुपी कि नहीं इनकी इकोनॉमी नहीं गिरेगी, तो कल को हम रुपए किसी और को देकर उससे डॉलर ले सकते हैं। लेकिन मेरी करेंसी इतनी गिर जाए कि रुपी कोई लेने को ना रेडी हो तो कोई मेरे को डॉलर देगा? है। नो मैम। कहेंगे अपना समझो भाई, हमें नहीं पता, ठीक है? तो वही सिचुएशन यहाँ पर है, ठीक है? कि मार्क की वैल्यू इतनी यूएस डॉलर के कंपैरिजन में कम हो गई है कि मार्क के ऊपर से लोगों का भरोसा पूरी तरह हट चुका है। और ऐसी सिचुएशन में सिंपैथी भी हो रही थी लोगों को देख देख कर। क्यों? क्योंकि खाना था नहीं लोगों के पास खाने के लिए, सूटकेस भर भर के भी लोग दे जा रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री सारी बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि कोई कंट्री इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहती, ऐसी कंट्रीज ऑलरेडी गिर रही है। इवेंचुअली फिर अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा और जर्मनी को उन्होंने बेल आउट किया। एक प्लान निकाला अमेरिकन ने, उसका नाम रखा डाविस प्लान। डाविस प्लान के थ्रू उन्होंने कुछ पैसा दिया जर्मनी को, उन्होंने इन्वेस्ट किया। अमेरिका ने जब ट्रस्ट दिखाया तो बाकी लोगों ने भी ट्रस्ट दिखाया, तो सब लोगों ने मिल करके जर्मनी को बेल आउट किया उस कर्जे से, और कंडीशन को, ठीक है? लेकिन जो भी चीजें हुई उससे जर्मन को बहुत बुरा लगा, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन आ गया उनकी कंट्री में और बहुत सारे लोग भूखमरी से मरने लगे। और उनके अंदर एक तरह का रोष
जब तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं होगा ना, तो तुम्हें पूरा वर्ल्ड बुरा ही लगेगा, कहते हैं ना भूखे पेट भजन नहीं हो सकते, वही वाली हाल है। तो कितना भी कोई अच्छा बोले कि नहीं हमने तो बेल आउट किया, क्या हो गया, पर तब तक घर में जर्मन के लोगों को क्या वीमर रिपब्लिक के ऊपर कोई भरोसा मैम नहीं? आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। मैं कह रही हूँ कि तब तक जर्मन्स को कोई वीमर रिपब्लिक के ऊपर कोई भी भरोसा बचा है? नो मैम। नहीं बचा है। उन्होंने तो अपना पूरा भरोसा खो दिया है, क्योंकि उनको पता है कि हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन में भी वीमर रिपब्लिक हमारा कुछ नहीं कर सकी। जब यूएस आया, मतलब जैसे तैसे करके हमारी सीट चल रही, यूएस में भी एक तरह से दान धर्म ही, उनका सिंपैथी ही समझो, लेकिन वीमर रिपब्लिक की इमेज बहुत खराब हो गई जर्मन की नजरों में। और जर्मन अब एक ऐसे लीडर को चाहते थे जो स्ट्रांग हो और उनकी जो भी उनकी बुरी हालत है उसको वो सही रास्ते पर ला सके। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आज के लिए तुम लोगों का क्वेश्चन है, तुम लोगों को लिखना है हाइपर इन्फ्लेशन के ऊपर। किसके ऊपर? हाइपर इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल देना है जर्मनी का, और इसके लिए तुम्हें थोड़ा गूगल करना पड़ेगा, यूट्यूब में एक दो वीडियो देखो, और नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना कि जर्मनी में तुमने क्या नया सीखा, कि क्राइसिस में और क्या क्या हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिप्रेशन और फिर हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्लास से थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बनाने में थोड़ा जो कॉन्सेप्ट होता है बिल्ड करने में टाइम लगता है, लेकिन अब तुम लोग बहुत सारी चीजें जान गए हो जर्मनी के बारे में कि क्या चल रहा है वहां पर, तो आगे बहुत आसान रहेगा पढ़ना। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में वील बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर इटसेल्फ। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे। अटेंडेंस ले लेती हूँ मैं, जिसकी अटेंडेंस होती जाएगी वो जा सकते हैं। ठीक है।